कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल शहर से। एक बंद अंधेरी लैब के अंदर हम छिपकलियों को रेंगते हुए देखते हैं। कुछ छिपकलियां मर चुकी हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अचानक हिलने डुलने लगती हैं और फिर से जिंदा हो जाती हैं। चारों तरफ डॉक्टरों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, खून, टूटे हुए उपकरण, सब कुछ बिखरा हुआ। साफ दिख रहा है कि ये सब किसी बेहद खतरनाक और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। तभी कैमरा एक शख्स पर फोकस करता है, डॉक्टर यंग। वो अपनी मरी हुई बेटी की बॉडी के पास बैठा है। वो धीरे धीरे अपनी बेटी से बात करता है जैसे वो सुन सकती हो। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है बेटा, मैं तुझे कभी मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। वो सिरिंज उठाता है, इंजेक्शन तैयार करता है। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। कई सशस्त्र ऑफिसर अंदर घुस आते हैं, गन ताने हुए। एक ऑफिसर चिल्लाता है, रुक जाओ यंग, तुम्हारे इस पागलपन भरे एक्सपेरिमेंट की वजह से कितने लोग मर चुके हैं, अब ये सब तुरंत बंद करो। लेकिन डॉक्टर यंग किसी की एक नहीं सुनता। वो गुस्से और दर्द में चीखता है, मुझे अपनी बेटी बचानी है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम सब चले जाओ। वो इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी एक ऑफिसर उसे गोली मार देता है। डॉक्टर यंग छाती पकड़कर गिर पड़ता है और ठीक उसी पल पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है। जमीन कांप रही है। बाहर देखते ही पता चलता है पूरे सियोल में, पूरे कोरिया में भयानक भूकंप आ गया है। चीखें, इमारतें ढह रही हैं, धूल धुआं। लैब में मौजूद हर इंसान मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। 3 साल बाद पूरे कोरिया की हालत खस्ता हो चुकी है। शहर बंजर, खेत सूखे, नदियां खत्म। सालों से बारिश नहीं हुई। खाना और पानी ढूंढना अब जिंदगी मौत की लड़ाई बन गया है। हम एक शख्स को देखते हैं, जीवान। वो भूखा प्यासा, थका हुआ जंगल जैसी जगह में चल रहा है। अचानक सामने से एक विशाल मगरमच्छ निकल आता है। जीवान बिना सोचे समझे तीर कमान निकालता है और एक ही निशाने में मगरमच्छ को मार गिराता है। लेकिन मगरमच्छ का सिर कटने के बावजूद वो फिर से हिलने लगता है। तभी पीछे से नमसान आता है। एक ही वार में मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर देता है। दोनों पुराने दोस्त हैं, जीवान और नमसान। दोनों मिलकर शिकार करते हैं, जानवर मारते हैं और उसका मांस पास की छोटी मोटी मार्केट में बेचते हैं। बदले में लोग उन्हें थोड़ा बहुत पानी, कुछ अनाज या दूसरी चीजें दे देते हैं। उसी मार्केट में दोनों मगरमच्छ का मांस बेच रहे होते हैं। तभी एक लड़की, कैट, उनके पास आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, इस खाने के बदले मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकती हूँ। दोनों साफ मना कर देते हैं। जीवान गुस्से में कहता है, अब सोने का कोई मतलब नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। कैट हल्के से हंसकर कहती है, जब सब ठीक हो जाएगा ना, तब इस सोने को यूज कर लेना। जीवान झल्ला कर बोलता है, ये दुनिया कभी ठीक नहीं होगी। दरअसल कैट नमसान पर लाइन मार रही थी, लेकिन नमसान उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और एक मरा हुआ सांप उसकी तरफ फेंक देता है। ये ले, खा ले। तभी लाइन में खड़ी एक लड़की, सुना, अपनी दादी के साथ नमसान के पास आती है। सुना की दादी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुमने सोना की जान बचाई थी। नमसान प्यार से कहता है, सोना मेरी अपनी बच्ची जैसी है। तभी जीवान नमसान के लिए एक खूबसूरत पेंटिंग लेकर आता है। नमसान उसे देखकर सच में बहुत खुश हो जाता है। अचानक मार्केट में कुछ गुंडे घुस आते हैं। वे चिल्लाते हैं, हमें एक खास आदमी की तलाश है, सब लोग इधर उधर मत देखो। जब एक शख्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो गुंडे उसका हाथ ही काट देते हैं। पूरी मार्केट में खौफ फैल जाता है। तभी एक गुंडे की नज़र सुना पर पड़ती है। वो उससे बदतमीजी करने लगता है। ये देख जीवान का खून खौल जाता है। वो अकेले ही सारे गुंडों पर टूट पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गुंडे उसे जमीन पर दबा लेते हैं। तभी नमसान दौड़ कर आता है, एक एक करके सबको जमीन पर पटक देता है, पंच मार मार कर सबका बुरा हाल कर देता है। वो एक गुंडे का गला दबाकर पूछता है, बोल, किसके लिए काम करते हो, किसने भेजा तुम लोगों को? गुंडा डरते हुए बोलता है, हम टाइगर के आदमी हैं, उसी ने भेजा था। नमसान गुस्से में दहाड़ता है, जाओ अपने बॉस टाइगर से कह देना, अगर दोबारा मेरे इलाके में दिखे तो जिंदा नहीं बचेगा। नमसान का नाम सुनते ही सारे गुंडे डर के मारे भाग खड़े होते हैं। नमसान उस इलाके का सबसे खतरनाक और मशहूर फाइटर और हंटर है। उसकी एक मार से लोग कांप जाते थे। गुंडे भागने के बाद सुना और जीवान नमसान को धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक महिला, सिया, नमसान के पास आती है। वो बताती है, हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं, पास में एक अपार्टमेंट बनाया है। 20 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता के साथ फ्री पढ़ाई, खाना, साफ पानी,
सब कुछ दिया जाता है ताकि बच्चे कल का बेहतर भविष्य बना सकें। सुना का सिलेक्शन हो चुका है। नमसान सतर्क होकर पूछता है, वहां गुंडों या किसी और की दिक्कत तो नहीं होगी? सिया मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे पास पूरी फौज है, मिलिट्री ग्रेड के ट्रेन लोग। सुना की दादी मान जाती है। नमसान भी हामी भर देता है। जाने से पहले सुना जीवान को उसकी बनाई पेंटिंग देती है। जीवान की आंखें चमक उठती हैं। शाम को सुना उसकी दादी, सिया और बाकी लोग अपार्टमेंट के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में सुना की दोस्ती किम नाम की एक लड़की से हो जाती है, लेकिन इतना लंबा पैदल सफ़र होने की वजह से सुना की दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। सिया कहती है, हम तुम्हारी दादी और एक बूढ़े अंकल को पास के इमरजेंसी मेडिकल होम में छोड़ देते हैं, कल वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। सुना चिंता के साथ मान जाती है, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही कुछ गाड़ियां इंतजार करती दिखती हैं। सुना को शक होता है, अगर गाड़ियां इतनी पास थीं तो दादी को अलग क्यों ले गए? कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। सुना का शक और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ जीवान और नमसान हंटिंग के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर पर वो देखते हैं कुछ सैनिक एक बूढ़े आदमी और सुना की दादी को मार रहे हैं। सैनिक उस बूढ़े को खाई में फेंक देते हैं। सुना की दादी डर के मारे कांप रही है। तभी पीछे से एक सैनिक आता है और सुना की दादी को चाकू मारकर मार डालता है। ये सब देख जीवान और नमसान का खून खौल जाता है। दोनों दौड़कर सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। मारते मारते नमसान एक सैनिक की जान ले लेता है, लेकिन वो सैनिक कुछ ही सेकंड में फिर से उठ खड़ा हो जाता है। नमसान फिर से मारता है, लेकिन वो फिर उठ जाता है। तभी अचानक पीछे से ली नाम की एक लड़की आती है और दोनों की मदद करती है। अगली सुबह दादी की बॉडी को दफनाने के बाद ली उन्हें बताती है, ये सैनिक तभी मरते हैं जब इनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। ली आगे बताती है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक अपार्टमेंट है, वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बचाना है, इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो बताती है कि वो एयरफोर्स की ऑफिसर थी। भूकंप के बाद बचे हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते उन्हें वो अपार्टमेंट मिला था जो पूरी तरह सुरक्षित था और वहाँ फ्रेश वाटर का अच्छा सोर्स भी था। उन्होंने उसे लोगों के रहने लायक बनाया। उसी दौरान डॉक्टर यंग भी वहाँ पहुँचे थे। भूकंप से बचे एकमात्र डॉक्टर थे वो। ली को लगा कि वो बहुत काम आएंगे, लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब डॉक्टर यंग ने 20 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना शुरू किया। जब ली ने पूछा तो 2 सैनिकों ने उसे घेर लिया। तभी एक सैनिक ने दूसरे पर गोली चला दी। दूसरा सैनिक मर गया, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर उठ खड़ा हो गया। डॉक्टर यंग ने ली को बताया, मैंने इन्हें ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे ये अमर हो गए हैं। यही आने वाला भविष्य है। मैं एक एक करके सबको अमर बना दूंगा। ली गुस्से से डॉक्टर यंग का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाती है, वो बच्चे कहाँ हैं? बोलो। तभी एक सैनिक ली पर गोली चलाता है। गोली कंधे में लगती है। ली मौका देखकर खिड़की तोड़कर भाग जाती है और किसी तरह जान बचाती है। इसलिए अब वो जीवान और नमसान से मदद मांग रही है। नमसान कहता है, हम अकेले उनकी पूरी फौज से नहीं लड़ सकते, हमें किसी और की मदद चाहिए। तीनों टाइगर के पास जाते हैं। नमसान, जीवान और ली तीनों टाइगर के अड्डे पर पहुंचते हैं और मदद मांगते हैं। टाइगर, जो अभी अपनी राइवल जॉन की गैंग से लड़ रहा था, वो जॉन से कहता है, नमसान बहुत बड़ा फाइटर है, इसी की वजह से मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। अगर तुम में से किसी ने इसे मार गिराया तो मैं अपने सारे आदमी तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही सारे लोग नमसान और जीवान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन नमसान अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। वो बहुत बेरहमी से सबको मारता है। बचे हुए लोग भाग खड़े होते हैं। नमसान किसी तरह टाइगर को पकड़ लेता है। जीवान उनके हथियार चेक करता है तो हथियारों के साथ साथ साफ पानी की बोतलें भी मिलती हैं। नमसान टाइगर से पूछता है, ये साफ पानी तुम उसी अपार्टमेंट से ला रहे हो ना? टाइगर बताता है, हाँ, वहाँ से खाना और पानी मिलता है, बदले में हम उनके लिए लोगों की सप्लाई करते हैं, लेकिन अब उनकी डिमांड 20 साल से कम उम्र के बच्चों की हो गई है, इसलिए हमारे लोग उस दिन तुम्हारे इलाके में गए थे। ये सुनकर जीवान गुस्से से टाइगर को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में सिया, सुना और बाकी बच्चों को क्लास की तरफ ले जाती है। किम के माता पिता पूछते हैं, हम बच्चों से कब मिल सकते हैं? सिया कहती है, पेरेंट टीचर मीटिंग में मिल सकते हो। फिर वो बच्चों को 8वें फ्लोर पर ले जाती है।
वहाँ साफ कमरे, नल से साफ पानी, अच्छा खाना, सब कुछ था। लेकिन बच्चों के माता पिता को बेसमेंट में मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था। सिया डॉक्टर यंग को बताती है, यहाँ किम और सुना नाम की 2 स्टूडेंट्स आई हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट हैं। डॉक्टर यंग कहता है, ठीक है, दोनों का अच्छे से ख्याल रखना, साफ खाना पानी हर वक्त देते रहना। क्लास में सुना नोटिस करती है कि बाकी बच्चे बहुत अजीब तरीके से उसे देख रहे हैं। सबकी गर्दन पर एक कट का निशान है। सुना सिया से पूछती है, अगर इतना साफ पानी है कि नहाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो हम इसे बाहर के लोगों के साथ क्यों नहीं बांट सकते? सिया नाराज होकर कुछ अजीब जवाब देती है। सुना बिल्कुल संतुष्ट नहीं होती। तभी डॉक्टर यंग क्लास में आता है और कहता है, बच्चे ही कल का भविष्य हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा खाना और शुद्ध पानी बहुत ज़रूरी है। ये खाना पानी खास तुम्हारे लिए प्यूरिफाई करके तैयार किया जाता है। फिर उसके लोग बच्चों को खाना पानी बांटते हैं। लेकिन सुना को शक हो चुका है। वो न खाना खाती है न पानी पीती है। डॉक्टर यंग किम के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करोगी? किम खुशी खुशी हाँ कह देती है। डॉक्टर यंग एक सैनिक को इंजेक्शन देता है। उसमें ऐसा वायरस डालता है जिससे वो बिना खाए पिए बहुत दिनों तक जिंदा और ताकतवर रह सकता है। रात को सुना जिज्ञासा से डॉक्टर यंग के ऑफिस की तरफ जाती है। वहाँ वो किम के माता पिता को देखती है जो डॉक्टर यंग से अपनी बेटी से मिलने की विनती कर रहे हैं। डॉक्टर उन्हें साथ चलने को कहता है। सुना छुप कर लैब में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि किम के गले से पाइप निकल रहा है। डॉक्टर यंग और किम के माता पिता भी लैब में आ जाते हैं। सुना छुप जाती है। किम के माता पिता अपनी बेटी का ये हाल देखकर रोने लगते हैं। डॉक्टर यंग बताता है, बच्चों की गर्दन में एक खास लिक्विड बनता है, उसी से सीरम तैयार होता है। वो अपनी बेटी को दिखाता है जिसकी नीचे की बॉडी गायब है, लेकिन आधे शरीर के साथ भी उसका दिल धड़क रहा है। किम के माता पिता डर जाते हैं और बेटी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी सिस्टम में गड़बड़ी होती है और किम की जान चली जाती है। गुस्से में डॉक्टर यंग कहता है, इसलिए मुझे किसी का डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। वो किम के माता पिता को मार डालता है। जब वो हाथ धोने जा रहा होता है तभी सुना को देख लेता है। वो उसे पकड़कर उसी टेबल पर लिटा देता है। डॉक्टर यंग बताता है, जो खाना पानी हम तुम्हें देते हैं उससे तुम जैसे बच्चों के गले में एक लिक्विड बनता है, उसी से हम सीरम तैयार करते हैं। इससे कोई भी इंसान बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा और ताकतवर रह सकता है। वो सुना के गले पर कट लगा देता है। इधर नमसान, जीवान और ली एक ट्रक लेकर अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। नमसान शॉटगन से आने वाले सारे सैनिकों को उड़ा देता है। ली अपने दोस्तों को बुरे हाल में देखती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर यंग के एक्सपेरिमेंट ने उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया था। तीनों ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करते हैं। नमसान की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो तलवार लेकर ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ता है। थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज का सफाया हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर यंग सुना के शरीर से निकला फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन सुना ने कभी वो पानी नहीं पिया था, इसलिए फ्लूइड में कोई खास बदलाव नहीं होता। उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। गुस्से में वो सुना को मारने वाला होता है, तभी जीवान पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर यंग अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है। जाने से पहले वो बिल्डिंग में बम ब्लास्ट कर देता है। जोरदार धमाका होता है। होश में आने पर नमसान जीवान को बेहोश देखता है। ली की मदद से दोनों को बाहर निकालता है, लेकिन बाहर डॉक्टर यंग को लोग घेर लेते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं। एक शख्स उसके हाथ से बैग छीनकर सारी सीरम तोड़ देता है। गुस्से में डॉक्टर यंग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। कई लोग मर जाते हैं। उसी दौरान कुछ गोलियां उसकी बेटी को भी लग जाती हैं। बेटी वहीं मर जाती है। डॉक्टर यंग अपनी बेटी की मौत देखकर टूट जाता है। इधर सारे बच्चे आज़ाद हो जाते हैं और अपने माता पिता से मिलते हैं। सब खुश हैं, लेकिन डॉक्टर यंग रो रहा है। केमिकल रिएक्शन की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो सुना को मारने की कोशिश करता है। तभी नमसान अपनी गन से डॉक्टर यंग के सिर में गोली मार देता है। डॉक्टर यंग मर जाता है। नमसान अपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली को सौंपता है। वो जीवान और बाकी दोस्तों के साथ जाने वाला होता है। तभी जिस बंजर जमीन पर सालों से बारिश नहीं हुई थी, वहां बारिश शुरू हो जाती है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन यहां तो
पूरा आसमान उनकी खुशियों में शामिल होने आ गया था। 2 दिन बाद सुना नमसान और जीवान की कब्र पर उनसे मिलने जाती है। फिर 2 हफ्ते बाद का सीन, केट फिर से नमसान पर लाइन मारती है, लेकिन इस बार जीवान उसे देखकर कहता है अब उससे बात कर ले। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।